नमस्कार, मैं आराधना झा श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करती हूँ भारतीय उच्चायोग के सहयोग से आयोजित इस हिंदी सप्ताह में। हिंदी के विषय में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हिंदी मेरे लिए एक दिन की माला दोशाला पहनाकर किसी दराज में बंद करके रखने वाली भाषा नहीं है। हिंदी मेरी आत्मा का वो स्वर है जो मुझे परिभाषित करता है। उसी हिंदी भाषा में लिखी हुई अपनी एक लघु संवाद नाटिका की एकल प्रस्तुति आज मैं आप सबके समक्ष करने जा रही हूँ। इसे मैंने कोरोना काल के आरंभिक दौर में लिखा था। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में लिखे गए साहित्य का एक विशाल भंडार संग्रहित होता जा रहा है। इसमें मजदूरों के पांवों से रिश्ता हुआ खून भी है। इसमें कई परिवारों की पीड़ा भी है और कई अपनों के आंसू भी। कोरोना ने कभी हमें एकता के सूत्र में जोड़ा तो कभी अपने आतंक से हमारे मनोबल को तोड़ा भी। इसी दौरान आपने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटनाएं भी देखी होंगी, उन पर बरसते पत्थर भी देखे होंगे और उनके सम्मान में हुई फूलों की बारिश के गवाह भी रहे होंगे। शायद आपने भी उनके सम्मान में ताली, थाली, शंख या घंटी बजाई हो। लेकिन क्या वो सम्मान महज कुछ दिनों के लिए था? क्या अब सब कुछ ठीक हो गया है? माना कि सिंगापुर समेत दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां स्थिति काफी बेहतर है, लेकिन भारत समेत ऐसे कई देश और भी हैं जहां स्थिति भयावह है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल मामले 50 लाख की संख्या को पार कर चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों पर बढ़ते दबाव का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। मैंने इन्हीं की जिंदगी के ताने बाने पर आधारित एक लघु संवाद नाटिका लिखी थी। सोचा तो ये था कि शायद कुछ महीनों के बाद इसकी प्रासंगिकता नहीं रहेगी, लेकिन अफसोस आज भी कोरोना की समस्या हम सब के सामने सुरसा की भांति मुंह बाए खड़ी है। सोचा तो ये भी था कि इस नाटिका का मंचन सिंगापुर संगम के किसी कार्यक्रम में आप सबके समक्ष करूंगी, क्योंकि एक कलाकार के लिए दर्शकों के सामने प्रस्तुति करने का आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन अभी तो आभासी मंच का ही आसरा है। तो आइए आप सबके समक्ष प्रस्तुत है मेरी ये लघु संवाद नाटिका जिसका शीर्षक है राहत की दवा। ये कहानी है एक अस्पताल में काम करने वाले कुछ स्वास्थ्य कर्मियों की। निशा, डॉक्टर निशा। निशा ने पीछे मुड़कर देखा। 2 दिनों के बाद किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा था। पुकारने वाला कोई और नहीं, उसका दोस्त मैथ्यू था। निशा और मैथ्यू दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसी अस्पताल में साथ में काम करते हैं। दोनों ने अपने करियर की शुरुआत भी एक साथ ही की। आज निशा एक सीनियर डॉक्टर है और मैथ्यू नर्स मैनेजर। कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव बहुत बढ़ गया है काम का। सेफ्टी गॉगल्स और मास्क के नुकीले निशान मैथ्यू के चेहरे पर गहरे घाव के निशान बन गए थे और कई रातों से जागी आंखों के नीचे के स्याह घेरे उसकी हालत बयां कर रहे थे। मैथ्यू, इतने सेफ्टी गियर के बावजूद तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? ऐसे में पहचानना तो बहुत मुश्किल है। सही कह रही हो निशा, लेकिन तुम्हारी आवाज को नहीं, तुम्हें फोन पे बातें करते सुना तो मैं समझ गया कि ये तुम ही हो। भाई, अपनी दोस्त की आवाज तो पहचान पहचान ही सकता हूँ। कैसी हो? अ, तुम तो गायब सी हो गई थी, कितने दिनों बाद दिखी हो। गायब तो तुम भी हो गए थे मैथ्यू। इस आपाधापी में किसी को किसी की खबर कहाँ। यहाँ तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। बात करना तो दूर की बात है। क्या बात है निशा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। दोस्त हो तुम्हारा, तुम्हारी परेशानी तो बांट ही सकता हूँ। बताओ क्या बात है। मैथ्यू, तुम्हें तो जासूस होना चाहिए था। तुमसे भला कोई कुछ छिपा सकता है? इंडिया से पापा का फोन आया था। तुम्हें पता है ना कि अब कोरोना ने वहां भी जान लेनी शुरू कर दी है। पापा को तो पहले से ही डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है। माँ होती तो शायद उनकी देखभाल कर लेती, लेकिन अभी तो वो बिल्कुल अकेले हैं। नितिन भी लंदन में है, उसकी फिक्र सो अलग। ऐसे में अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं तो यहां से हिल भी नहीं सकती।
निशा, परेशान मत हो, सब अच्छा होगा, हौसला रखो। इस वक्त तुम्हारे परिवार को तुम्हारे हौसले की जरूरत है। अंकल बिल्कुल ठीक होंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी निशा। अच्छा, एक बात बताना, तुमने कहीं हैमी को देखा है? नहीं मैथ्यू, मैं तो अभी अभी वार्ड से बाहर आई हूँ। कुछ पेशेंट्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, 2 दिनों से तो घर भी नहीं जा सकी। तुम्हारी हालत देखकर भी तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। कितने दिन हो गए घर का रास्ता नापे? घर? लगता है निशा जैसे घर गए बरसों बीत गए। घर जाता भी तो फ्रेश होकर, नहा धोकर, कच्ची पक्की नींद लेकर वापस इसी अस्पताल में लौट आता हूँ। अब तो फिलहाल अस्पताल की ये 4 दीवारी ही मेरा घर है। आज तो सुबह से चाय पानी का भी वक्त नसीब नहीं हो पाया। फिलहाल 2 दिनों से घर नहीं जा सका। लेकिन तुमने कहीं हैमी को देखा है? क्या बात है मैथ्यू, तुम बार बार हैमी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? हैमी को कोई परेशानी है क्या? वो ठीक तो है? हाँ निशा, हैमी ठीक है, लेकिन उसका छोटा बेटा बुखार में तप रहा है। बुखार? उसने कोरोना का टेस्ट कराया? हाँ निशा, उसने टेस्ट कराया, टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन वो मासूम सिर्फ 1 साल का है और 3 रातों से माँ के बिना ठीक से सोया भी नहीं। 3 रात? हैमी घर नहीं गई क्या? नहीं निशा, हैमी घर जाती है, लेकिन जब तक वो घर पहुंचती है तब तक उसका बेटा उसकी याद में रो धोकर सो चुका होता है। अब बीमार बच्चे को तो माँ चाहिए ना। उसके पति ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, क्योंकि ऐसे में घर से काम करना भी तो बहुत मुश्किल है। लेकिन उसका बेटा सुबह से रोए जा रहा है और माँ को पूछ रहा है। सुबह से 3 बार उसके लिए फोन आ गया, लेकिन मुझे हैमी कहीं नजर नहीं आ रही। निशा और मैथ्यू बातें ही कर रहे थे कि तभी किसी की आवाज ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। मैथ्यू सर! ये आवाज सादिया की है। सादिया को बतौर ट्रेनी अस्पताल में काम करते हुए महज 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन अपनी जिंदा दिली और खुश मिजाजी की वजह से सादिया ने इतने कम वक्त में ही सबका दिल जीत लिया। वो अपने मजेदार किस्से कहानियां सुनाकर बीमारी से मायूस लोगों के चेहरे पर हंसी लेकर आती है। मैथ्यू सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सादिया। आ, ये ये डॉक्टर निशा है। हाँ, मुझे लग रहा था, लेकिन इतने सेफ्टी गियर में किसी को पहचानना थोड़ा मुश्किल है ना मैथ्यू सर? हेलो सादिया, कैसी हो? हेलो निशा मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सादिया, तुम्हारी दोपहर की शिफ्ट है? आ, निशा, दोपहर नहीं, दिन कह लो। सादिया भी 2 दिनों से घर नहीं गई। लेकिन क्यों सादिया? निशा मैम, आप और मैथ्यू सर भी तो यही हैं, फिर भला मैं कैसे घर चली जाऊं? लेकिन सादिया, तुम तो अभी अभी यहाँ आई हो, हमें तो आदत सी हो गई है ना मैथ्यू? निशा मैम, मैथ्यू सर, मुझे आप दोनों से बहुत कुछ सीखना है। भाई, आप दोनों का तो परिवार है, फिर भी यहाँ है, मेरा यहाँ कौन है? घर जाती हूँ तो चैन से नींद भी तो नहीं आती। आंखों के सामने कोरोना के मरीजों के चेहरे घूमते रहते हैं। कोई और बीमारी होती तो वह अपने परिवार वालों से मिल लेते, जी हल्का कर लेते। लेकिन ऐसे में तो हम चाहकर भी उन्हें और अपने परिवार वालों से मिलवा नहीं सकते। कितना दर्द है उनकी जिंदगी में। सादिया, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक हम है कि अपनी मुसीबतों का रोना लिए बैठे हैं, और इस वक्त भी तुम्हें दूसरों की फिक्र सता रही है। निशा मैम, इसी दिन के लिए तो मेडिकल की पढ़ाई की थी। अब मुसीबत आई है तो उसका सामना भी मिलकर करेंगे, क्यों मैथ्यू सर? बिल्कुल ठीक सादिया, इस वक्त हमें तुम्हारी इन बातों की बहुत जरूरत थी। और मुझे मेरे फेवरेट बर्गर की। अच्छा, तो तुम सामने वाली बिल्डिंग के फूड कॉर्नर में गई थी अपना फेवरेट बर्गर खाने के लिए? मैथ्यू सर, आपको कैसे पता? सादिया, मैथ्यू को ऐसे ही नर्स मैनेजर नहीं बनाया गया है। कौन कब कहाँ जाता है, किसे किस चीज की जरूरत है, मैथ्यू को सब पता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं निशा मैम। मैं जब से इस हॉस्पिटल को ज्वाइन की हूँ, मैंने हमेशा मैथ्यू सर को दूसरे की फिक्र करते, उनकी परेशानी को बांटते हुए ही देखा है।
मैथ्यू सर, आप महान हो। नहीं सादिया, मुझे इंसान ही बना रहने दो। अभी तो महान बनने में बहुत वक्त है। जब इस प्रोटेक्शन सूट को पहने घंटों बीत जाते हैं और पसीने से तरबतर हो जाता हूँ और एसी की ठंडी हवा में हड्डियां कपकपाने लगती है ना, तो इसे 1 मिनट भी बर्दाश्त करने का मन नहीं करता। और जब ये सेफ्टी गॉगल्स और मास्क के नुकीले किनारे चेहरे को चुभते हैं ना, तो जी में आता है इसे नोच कर फेंक दूं। लेकिन फिर अगले ही पल अपने परिवार वालों के चेहरे और कोरोना के मरीजों के चेहरे नजरों के सामने घूमने लगते हैं। फिर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि ऐसा मैंने सोचा भी कैसे। मेरी एक लापरवाही इन सब पर कितनी भारी पड़ सकती है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारा फेवरेट बर्गर मिला या नहीं। मैथ्यू सर, आप सचमुच महान हैं, कम से कम मेरे लिए तो। इतना सब कुछ चल रहा आपके दिमाग में, फिर भी मेरी बर्गर वाली बात आप नहीं भूले हैं। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं, उसी फूड कॉर्नर में मेरा फेवरेट सैलेड भी तो मिलता है। अच्छा वो आपने बता दिया। अब अगर अगली बार जाऊंगी और नसीब अच्छा रहा तो आपके लिए आपका फेवरेट सैलेड जरूर पैक करवा के लाऊंगी। अब इसमें नसीब की क्या बात है सादिया। मैथ्यू, सादिया सही तो कह रही है। इस वक्त मेट्रो और रेस्टोरेंट में हम मेडिकल स्टाफ को देखकर लोग ऐसे भागते हैं मानो उन्होंने सफेद कपड़ों में कोई भूत देख लिया हो। उनको लगता है कि कोरोना के मरीजों का इलाज करते करते हम भी उनके फैमिली मेंबर हो गए हैं। मैथ्यू सर अफसोस, लेकिन निशा मैम की बात सही है। अब इतने दिनों से कैंटीन का खाना खा खा कर मैं बोर हो गई थी, तो सोचा क्यों ना जाकर अपना फेवरेट बर्गर खा रहा हूं। लेकिन जब मैं वहां पहुंची और लोगों का रिएक्शन देखा तो लगा कि मैंने शायद कोई गलती कर दी। इसमें गलती की बात कैसी है सादिया, आखिर हम भी तो इंसान हैं। अभी पीटर भी कह रहा था कि उसके मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए कहा है। लेकिन ऐसा क्यों मैथ्यू? क्योंकि निशा, उसके मकान मालिक को लग रहा है कि पीटर हॉस्पिटल में काम करता है तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा है। ये क्या बात हुई भला? हम यहाँ उनकी खातिर नींद भूख चैन सब गवाए बैठे हैं और हमारे साथ ऐसा सुलूक। हमारा और हमारे परिवार वालों का क्या? क्या हमें डर नहीं लगता? कहते कहते निशा आवेश में आ गई। तभी किसी की आवाज ने निशा, मैथ्यू और सादिया इन तीनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये आवाज थी रीना की। रीना इस हॉस्पिटल में डिस्चार्ज डिपार्टमेंट की इंचार्ज है। डॉक्टर निशा, डॉक्टर निशा, ये वार्ड नंबर 32 वाली मिसेस ली ने आपके लिए एक नोट लिख कर रखा था और वो सुबह से आपको ढूंढ रही थी। हमने उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की कि आज डॉक्टर निशा की ड्यूटी किसी और वार्ड में लगी है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। बहुत देर आपका इंतजार किया, लेकिन हम एम्बुलेंस को बहुत देर तक वेट नहीं करवा सकते थे, इसलिए उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने पेन और पेपर मांगा और आपके लिए एक नोट लिख कर गई और मुझे बार बार कहकर गई है कि इस नोट को मैं सिर्फ आपके हाथ में दूं। और हाँ डॉक्टर निशा, उन्होंने ये भी कहा है कि आप इस चिट्ठी को सबके सामने पढ़ें। मेरी प्यारी डॉक्टर निशा, पिछले 20 दिनों तक तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी हर जरूरत को पूरा किया है। दवाइयों से मेरे बीमार शरीर की और हौसला देने वाली अपनी प्यारी प्यारी बातों से मेरे कमजोर मन की बहुत देखभाल की है। मुझे पता है कि अंदर ही अंदर तुम भी कई बार कमजोर पड़ जाया करती हो, लेकिन उस कमजोरी की भनक सामने वाले को नहीं लगने देती। मेरी ये बूढ़ी आंखें चेहरा पढ़ना जानती हैं। शीशे के मोटे पर्दों के पार से झांकती तुम्हारी आंखें अक्सर तुम्हारी चुगली कर देती हैं। मुझे पता है कि तुम्हें अपने परिवार वालों की फिक्र सता रही है। मैं हर दिन ईश्वर से अपनी और अपने परिवार की सलामती के साथ साथ तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सलामती की दुआ करती हूँ। मेरी दुआ है कि इस अस्पताल में काम करने वाले सभी लोग और उनके परिवार वाले स्वस्थ रहें। तुम सब बहुत महान काम कर रहे हो। ईश्वर तुम सब पर दया बनाए रखे।
जाने से पहले तुम सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरे जैसे कई मरीजों की देखभाल की वजह से तुम सबको बहुत तकलीफ हो रही है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बेटा, इस वक्त अपना दिल बड़ा रखना। तुम सब बड़ा नेक काम कर रहे हो। छोटी छोटी बातों से घबराना नहीं। तुम सबको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तुम्हारी वार्ड नंबर 32 वाली आंटी, मिसेस ली। मिसेस ली की चिट्ठी पढ़कर सादिया, मैथ्यू, निशा और अभी अभी वहां आई रीना, इन सब की आंखें नम हो चुकी थी और इनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान तैरने लगी थी। मिसेस ली की ये चिट्ठी इन सब के लिए दर्द की दवा बनकर आई थी। इन सब के लिए बनकर आई थी राहत की दवा। धन्यवाद। तो ये था स्वास्थ्य करियों पर आधारित मेरी लिखी हुई एक लघु संवाद नाटिका राहत की दवा। और इसी तरह की भावनाओं को समेटकर मैंने एक कविता भी लिखी थी। ये कविता इस मातृ दिवस पर, मदर्स डे पर मैंने लिखी थी। उसमें एक छोटी सी बच्ची जिसकी माँ डॉक्टर है और कोरोना की वजह से अपने परिवार वालों के साथ बहुत कम समय बिता पाती है। वो अपनी बच्ची को उतना प्यार नहीं दे पाती, उस पर उतना लार नहीं लुटा पाती जितना वो पहले लुटा पाती थी। जब वो अस्पताल से लौट कर आती भी है तो उसे डर लगता है कि कहीं उससे उससे उसकी बच्ची को संक्रमण ना हो जाए। और इतनी सारे मोर्चों पर वो एक साथ लड़ रही होती है, क्योंकि आपने भी कई सारी घटनाओं के बारे में पढ़ा, देखा और सुना होगा जिसमें कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की बातें सामने आई। कई मकान मालिकों को लगता था कि उनकी वजह से उनके पड़ोसियों को कहीं संक्रमण न हो जाए। पड़ोसी उन पर चिल्लाए थे, कहीं पर उन पर थूक भी फेंका गया था। और इतने सारे दबाव को झेलते हुए स्वास्थ्य कर्मी हमारी सेवा कर रहे थे। तो इन्हीं सारी भावनाओं को समेट कर मैंने एक छोटी सी बाल कविता लिखी थी। इसे आप बाल कविता ही माने क्योंकि ये बच्ची के दृष्टिकोण से लिखी गई कविता है। माँ के नाम एक पाती। माँ, अब तुम अस्पताल से जब घर आती हो, क्यों मुझ पर पहले वाला लार नहीं लुटाती हो? तुम्हारी ये बात मैं समझ नहीं पाती हूँ। मैं बस दौड़ कर तुमसे लिपटना चाहती हूँ। मुझे रुकने का इशारा कर फिर दूर से निहारती हो। अपनी नर्म उंगलियों से अब मेरा चेहरा नहीं संवारती हो। कल कई दिनों बाद तुम घर आई थी, दूर से मुझे देखकर हौले से मुस्कुराई थी। क्यों तुम्हारे चेहरे पर पहले वाली हंसी नजर नहीं आई थी? इस मोटे शीशे के पार तुम्हारी आंखें मैं नहीं देख पाई थी। तुम्हें जी भर कर देखने को तरस जाती हूँ। तुम्हारी तस्वीर से ही घंटों बतियाती हूँ। तुम्हें पता है ना माँ, मुझे खुद से खाना खाना नहीं आता है। तुम्हारे बिना इन खुले बालों की चोटी कोई नहीं बनाता है। माथे पर तुम्हारी हल्की थपकी बहुत याद आती है। तुम्हारी लोरी के बिना मुझे नींद नहीं आती है। उस दिन पड़ोस के अंकल तुम पर क्यों चिल्लाए थे? मुझे याद है, बड़े प्यार से वो होली की गुजिया लाए थे। उस रात कोने में बैठ तुम देर तक रोई थी। उस दिन आंखें मूंदे मैं भी नहीं सोई थी। अगली सुबह जब तुमने मुझे जगाया था, मैंने तुम्हें अपने कितने करीब पाया था। तुम्हारे चेहरे के घाव तो देख पाई थी, पर मन के भावों को पढ़ नहीं पाई थी। उस दिन मैंने कितने दिनों बाद पेट भर खाया था, जब अपने हाथों से तुमने मुझे खिलाया था। मुझे सुलाकर अस्पताल लौट जाओगी? मुझसे मिलने माँ फिर कब आओगी? न जाने फिर कब तुमसे मिल पाऊंगी। फोन के कैमरे से ही दिल बहलाऊंगी। पता है माँ, रिया दीदी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इस वायरल बीमारी से उसके बाबा बड़े बेहाल हैं। कई कई दिन वो घर नहीं आते हैं। आते भी हैं तो दरवाजे से ही लौट जाते हैं। वहीं बैठ जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और घर वालों से भी वहीं बैठे बतियाते हैं।
माँ, तुमने कहा था थूकना अच्छी बात नहीं है, पर कुछ लोग उसके बाबा पर क्यों थूके थे? सुबह से भूखे थे, उसके बाबा ड्यूटी पर थे, सुबह से भूखे थे। माँ, कुछ लोगों ने श्याम की माँ पर पत्थर बरसाए थे। मारना बुरी बात है, क्या वो नहीं समझ पाए थे? अच्छी आदतें, क्या वे भी मेरी तरह नादान छोटे बच्चे थे? समझदार तो नहीं लगते, शायद अकल के कच्चे थे। मेरी तरह तुम उन्हें भी जाकर समझाओ ना, अच्छी आदतें उन्हें भी जाकर सिखाओ ना। पर तुम जाकर जल्दी लौट आना, इंतजार करती बिटिया को भूल मत जाना। एक बात कहूँ तुमसे, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, डॉक्टर बनकर तुम्हारे अस्पताल आऊंगी और तुम घर बैठकर मेरा इंतजार करोगी, मुझे कैसा महसूस होता है शायद तब समझ सकोगी। कितना कुछ कहना था तुमसे, पर कुछ कह नहीं पाई। मन की बातें चिट्ठी में लिख तुम्हारे पर्स में छिपा आई। वक्त मिले तो पढ़ लेना माँ, मेरी लिखी ये पाती, मेरे मन की सारी बातें जो तुमसे कह नहीं पाती। माँ, जो तुमसे कह नहीं पाती। धन्यवाद। इस कविता का और इस लघु संवाद नाटिका, इन दोनों का ही एक ही उद्देश्य है, आप तक ये बात पहुंचाना कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी हैं, ये सब हमारी ही सुरक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर हम सब की सुरक्षा कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारा दायित्व है, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे हम जितना हो सके अपनी सुरक्षा के जितने भी एहतियात निर्देश जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, उनका पालन करें। क्योंकि हमारी जान सिर्फ हमारी जान नहीं है, इस पर हमारा, हमारे परिवार का और न जाने कितनी परिवारों की और उनकी जान इस पर टिकी हुई है। तो कम से कम हम अपनी ओर से तो इतनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। और हाँ, उनके लिए सम्मान में एक दिन की ताली थाली और घंटी बजाने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। हमें उनके लिए सम्मान रखना है और कोशिश करनी है कि हमारी तरफ से उनके लिए कोई दुर्व्यवहार ना हो। हिंदी सप्ताह में आपने हिंदी के कई अलग अलग रंग देखे, कला के, संस्कृति के, साहित्य के। तो कल भी हम एक नए रंग के साथ इसी समय में आपके साथ उपस्थित होंगे। आप सबकी उपस्थिति के लिए हार्दिक आभार। आज सुबह से मुझे जितनी शुभकामनाएं मिली हैं, जितने शुभाशीष मिले हैं, जितना प्रोत्साहन मिला है, उन सब के लिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।